Welcome back in learning vlog. Today we are going to solve CTET 2019 क्वेश्चन पेपर। जैसा कि CTET की परीक्षाएं बहाली में हैं, तो CTET 2019 का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको पता है कि CTET का बहुत से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम CTET का 2019 का पेपर 1 लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो आपको पता है सबसे पहला पार्ट होता है सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, तो यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसके टोटल 30 प्रश्न होंगे, तो आज सिर्फ इतना ही कवर करेंगे इस वीडियो में। 1 से 30 प्रश्न पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यानी हम पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father, यानी एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह यह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या रिफ्लेक्ट करता है, देखते हैं। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो चुनौती तो बिल्कुल नहीं देता, यानी ये गलत है। रिड्यूसेस जेंडर बियास, यानी लैंगिक भेदभाव को कम करता है, बिल्कुल भेदभाव कम नहीं करता। प्रमोट्स जेंडर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी भी नहीं प्रमोट करता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या? रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप, मतलब लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में क्या देखने को मिलता है? अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। प्रोग्रेसिव में बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए। यानी दूसरा क्या है? द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट। हाँ, ये कुछ मिलता जुलता है। क्या? द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ओके, इस पे अभी देखते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ये बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट शुड बी लायबल ऑन द बेस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, बिल्कुल गलत। ये बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन 2 भी मैच कर रहा है, बट उतना रिलेवेंट नहीं कर रहा जितना 3 कर रहा है, और हमें बेस्ट मैचिंग ढूंढना होता है, इसलिए 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decided to provide cues and hint in form of what, why, how. According to Lev-Vygotsky theory, this strategy of teacher will, यानी एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने के फैसला लेती है। लेव-वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है? तो देखते हैं। डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बिल्कुल गलत। डिमोटिवेट तो नहीं करती है, यानी डिमोटिवेट नहीं करती। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल गलत। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, ये बिल्कुल सही है। क्या? आधारभूत या संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर है। क्या? अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैजुअल विथड्रॉल टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट, यानी छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना, बिल्कुल नहीं। बाय मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी, ये भी गलत है, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या? एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। ऐसे ये तो बिल्कुल सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। विद्यालय द्वितीयक ही होता है क्योंकि पहला इंसान कहाँ से सीखना स्टार्ट करता है, अपने घर परिवार से, और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये तो बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्कूल में स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल प्राइमरी है नहीं तो यहीं से काट देते हैं, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक नहीं है। पियर्स एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली सेकेंडरी है नहीं, यहीं कट जाएगा। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर द सेकेंडरी, फैमिली सेकेंडरी है नहीं, अभी हम बता चुके हैं, यानी परिवार हमेशा प्राथमिक रहता है, परिवार से इंसान सबसे पहले सीखता है, इसलिए पहला आंसर इसका एकदम सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फेसिस दैट, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पे जोर देता है देखते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी बुद्धि लब्ध केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। तो सबसे पहले चीज एक आपको मैं हिंट देता हूं, एक चीज बताता हूं आपको कि जब भी कभी ओनली, ऑलवेज ये सब वर्ड आ जाए तो पहले ही वो नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसा भी ओनली, ऑलवेज, 100%, तो कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं होगी, कोई भी चीज़ 100% गलत नहीं होगी। यानी जैसे यहाँ पे वर्ड ओनली आया तो ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा जब भी कोई भी ऑप्शन में दिखे तो पहले उसे कट कर दें। क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड देखते हैं। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, मतलब एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बिल्कुल गलत। मतलब अगर आप एक फील्ड में स्मार्ट हैं, एक फील्ड में आप इंटेलिजेंट, तो क्या हर फील्ड में होंगे? बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ ये बिल्कुल सही है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, सकते हैं। कोई क्रिकेट में इंटेलिजेंस हो सकता है, कोई स्टडी में हो सकता है, कोई चेस में हो सकता है, कोई गेम्स में, अनदर गेम्स में हो सकता है। ओके, ऑप्शन 4 फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंस, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैंने अभी बताया कि लीजिएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी डेवलप्ड बाय हॉवर्ड। कौन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डेवलप की थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डेवलप की थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। कब? 1983 में। ठीक है। और इंटेलिजेंस थ्योरी, क्या इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डेवलप्ड की थी, किसने फाउंड की थी? चार्ल्स स्पियरमैन। दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। इंटेलिजेंस थ्योरी चार्ल्स स्पियरमैन, यानी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डेवलप्ड की? चार्ल्स स्पियरमैन। और इंटेलिजेंस थ्योरी डेवलप्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर। ओके, समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस थ्योरी चार्ल्स स्पियरमैन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलरबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोर्टेलिटी। यानी लॉरेंस कोलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है देखते हैं। प्री कन्वेंशनल, क्या ये प्री कन्वेंशनल दर्शाता है? बिल्कुल नहीं, प्री कन्वेंशनल नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि प्री कन्वेंशनल क्या है? ये एक्सटर्नली कंट्रोल होता है। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? एक्सटर्नलिटी कंट्रोल होता है। तो प्री कन्वेंशनल नहीं है, यानी प्रथा पूर्व नहीं है। अच्छा, उससे पहले ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं पहले। कन्वेंशनल यानी प्रथागत, कन्वेंशनल यानी प्रथागत। और ये कन्वेंशनल थ्योरी क्या होता है? जज द मोर्टेलिटी रेट एक्शन इन नॉर्मल सेंस एंड बेस्ड, यानी इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों की
सोच यानी दूसरों एक्सटर्नली जज द मोर्टेलिटी रेट एक्शन इन नॉर्मल सेंस बेस्ड ऑन अदर थिंकिंग, मतलब कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशन यानी प्रथागत जो है वो दूसरों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दूसरों पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स, यहाँ आया ना अदर अप्रूव्स, दूसरों के अप्रूवल के लिए जो कार्य किया जाए तो वो किस में आ जाएगा, कन्वेंशनल यानी प्रथागत। समझ में आया। पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल बेस्ड ऑन देयर ओन थिंकिंग, याद रखिएगा। अदर अप्रूवल्स नहीं चाहिए इसमें, ओन अप्रूवल चाहिए। इसमें क्या है, ओन अप्रूवल, ओन अप्रूवल चाहिए इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ले वाग्योस्की सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी ले वाग्योस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किस पे जोर देता है, कल्चरल टूल, अभी यहीं पे आ गया है, ध्यान दीजिएगा। सोशियो कल्चरल क्या आया है, सोशियो कल्चरल है तो जाहिर सी बात है कल्चरल टूल पे ही वर्क करेगा, यानी सामाजिक सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक उपकरणों पे ही वर्क करेगा, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन दिस थ्योरी ऑफ कंजेनिटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कंजेनेटिव स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ डैश, यानी जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है। क्या है देखते हैं, साइकोलॉजिकल टूल यानी मनोवैज्ञानिक उपकरण तो इसको देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन यानी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। और चौथा स्कीमास यानी स्कीमा या मनोबंध। तो आपको एक चीज बता देते हैं यहाँ पे, कंजेनेटिव डेवलपमेंट, कंजेनेटिव डेवलपमेंट होता क्या है, अगर आपने उसको जान लिया तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कंजेनेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कंजेनेटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन की थिंकिंग डेवलप करता है, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज, जैसे भी थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेनेटिव स्कीमा। क्या बोलते हैं, कंजेनेटिव स्कीमा। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा, स्कीमा। क्या स्कीमा क्या होता है, कंजेनेटिव स्कीमा क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब चिल्ड्रन का बिहेवियर चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होती है, उसको बोलते हैं कंजेनेटिव डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। ओके, और उसको इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, स्कीमा यानी मनोबंध। आया समझ में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कंजेनेटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो देखते हैं मुख्य गुण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच का विकास। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पहली बात तो जान लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, फिर ऑप्शन मैच करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज टॉडलर से 7 ईयर्स के बीच में होती है, यानी टॉडलर से 7 ईयर्स के बीच का जो एज होता है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज में जो बच्चा होता है यानी जो चिल्ड्रन होता है वो सिंबलिक सिंबल्स को पहचानने लगता है, यानी बोल सकते हैं सेंट्रलाइज, उसकी थिंकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होने लगती है, ठीक है, यानी विचार जो है वो केंद्रीकरण यानी सोच, उसका सोच में केंद्रीकरण आने लगता है, सेंट्रलाइजेशन इन थॉट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको क्लियर एकदम दिख रहा है क्या, सेंट्रलाइजेशन इन थॉट, यानी दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। Development across only through learning that take place in school. Development occur only during the period of childhood. Development is multidimensional. तो ऑप्शन से ही आपको लग रहा है क्या,
डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। हिंदी में एक बार देख लीजिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान है, बिल्कुल समान नहीं होती सभी में। विकास केवल विद्यालय से, बिल्कुल सिर्फ विद्यालय से नहीं होती है। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान होती है, बिल्कुल नहीं। विकास बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज, यानी जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, यानी बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले सेंसरी होता है, और सेंसरी आप देख लीजिए, सबसे पहले सेंसरी होता है, और सेंसरी सबसे पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन आंख मूंद के आप लगा देंगे। अच्छा, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। सेंसरी मतलब संवेदिक, कंक्रीट यानी मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले ही डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज ही सेंसरी होता है, क्योंकि सेंसरी किसमें आता है? विजन या हियरिंग, और बच्चा 1 महीने का होता है तभी से देखना, सुनना, ये सब स्टार्ट हो जाता है, विजन, हियरिंग, ये सब। तो सबसे पहला तो सेंसरिंग ही आता है। कंक्रीट में क्या आता है? कंक्रीट जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, सेंट्रलाइज थिंकिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, लॉजिकली वो सोचने लगता है, छोटे छोटे डिसीजंस लेने लगता है। ये किस में आ जाता है? कंक्रीट, यानी पहले तो वो पहले वो उसके सेंसरी ऑर्गन वर्क करना स्टार्ट करेंगे, यानी देखने लगेगा, सुनने लगेगा। सबसे पहला ही डेवलपमेंट ये होगा। फिर धीरे छोटे छोटे डिसीजंस लेने लगेगा, और लास्ट में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी 12 या उसके आगे के, यानी क्रिएटिव थिंकिंग्स जब होने लगेंगे, यानी 12 या उसके आगे के एज के जो भी बच्चे रहेंगे, उनकी थिंकिंग्स कैसे, उनके अंदर जो डेवलपमेंट आएगा वो कैसा होगा? एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, यानी अमूर्त। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। अ हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, बिल्कुल नहीं। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, हो ही नहीं सकता। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, यानी योग्यता आधारित समूह बनाने की मापदंड, नो। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये करेक्ट आंसर है। क्या? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। फिर से एक बार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चिल्ड्रंस के बीच में जो डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी क्लासरूम को और अच्छे से प्रोग्रेसिव बनाना, यानी प्रगतिशील कक्षा बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या क्लासरूम को कैसा ट्रीट करना चाहिए? पहले से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना बनानी चाहिए, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या? इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। In an inclusive classroom, emphasis should be on, यानी एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर जाना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पे, यानी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य पर, बिल्कुल नहीं। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर, यानी अविभेदी समरूपी निर्देश पर, बिल्कुल नहीं। सिग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल, बिल्कुल नहीं। सोशल आइडेंटिफिकेशन के बेस पे भी छात्रों में अलगाव नहीं होने चाहिए, यानी इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी ज्यादा से ज्यादा हर बच्चों के समर्थ को अधिकतम करने का अवसर प्रदान करें, यानी बच्चों के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। जितना ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं उनको सामर्थ्य दें, यानी उनको बढ़ावा दें, उनकी सोच को बढ़ावा दें, उनकी थिंकिंग्स को एक्सपेंड करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। राइट, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? रिटार्डेड स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। 2016 के डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार रिटार्डेड
स्टूडेंट यानी मंदित छात्र नहीं बोलते हैं, क्योंकि रिटार्डेड स्टूडेंट कौन होते हैं? वैसे रिटार्डेड स्टूडेंट होते कौन है? जिनको माइंड इशू यानी जिनका दिमाग बोल सकते हैं थोड़ा सा कम होगा, मेंटल प्रॉब्लम जिसमें है, वो रिटार्डेड स्टूडेंट कहलाते हैं। तो रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं होंगे। हैंडीकैप स्टूडेंट, हैंडीकैप भी नहीं होंगे, यानी विकलांग छात्र नहीं होंगे। विकलांग कौन होते हैं? विकलांग छात्र हैंडीकैप में कौन आता है? जिनका बॉडी पार्ट्स ना हो, यानी कुछ बॉडी पार्ट्स बोल सकते हो कि नेचुरली ना हो। थर्ड क्या है? स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यही ऑप्शन सही है, यानी 14 को ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है। स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी, यानी कोई बॉडी पार्ट उसका वर्क नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता है? स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखते हैं। यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, बिल्कुल कर लेना चाहिए। उनको समझाने के लिए आप ऑडियो विजुअल एड यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ऑडियो विजुअल, उनको समझाने के लिए ऑडियो विजुअल एड यूज कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यानी दूसरा भी कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए। डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल इसके बिहाफ पे बच्चे और आसानी से समझ सकते हैं, उनकी डिफिकल्टीज दूर हो सकती है। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फ्रॉम पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जटिल यानी टफ से टफ वर्ड्स को नहीं यूज करना चाहिए, टफ से टफ सिचुएशन यानी सॉल्यूशंस, मेथड्स नहीं यूज करने चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये नहीं करना चाहिए, यानी शिक्षा शास्त्र का आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सर्जनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? लो कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। क्या है फीचर ऑफ क्रिएटिविटी? जो बच्चा क्रिएटिव बच्चा जो होगा, जिसका क्रिएटिव माइंड होगा, उसका थिंकिंग कैसा होगा, उसका सोच कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा, यानी अपसारी चिंतन होगा उसके अंदर। क्या होगा? अपसारी चिंतन। सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड, यानी विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, यानी विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। क्यों टालनी चाहिए? गलत है, ये नहीं टालनी चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, बिल्कुल सही है। डाइवर्स बैकग्राउंड का है तो डाइवर्स सेटिंग के एग्जाम्पल ढेर सारे देने चाहिए, यानी सेकंड एकदम सही है। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अगर उसको विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना है तो एक अध्यापक को उसी से रिलेवेंट एग्जांपल्स लेने चाहिए। जाहिर सी बात है, उससे रिलेवेंट एग्जांपल्स लेंगे बच्चों को क्लियर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है देखते हैं। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है, मिलता जुलता है, वैसे देखा जा सकता है एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बिल्कुल ये तो नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिक्स नहीं।
इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, सम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 भी बैठ रहा है लेकिन उतना एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है जितना ऑप्शन 3 बैठ रहा है, और ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्यों? रीजन ये है, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज मतलब एक ही टाइप के, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है तो आपके टीचर ने आपको एक क्वेश्चन करा दिए, उसी की तरीके उसी से रिलेटेड आप 2 4 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइप के प्रश्न में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज यानी सम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। एक क्वेश्चन समझ लिया, अब उसी से रिलेवेंट उसी तरीके के कई क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट होगी यानी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, यानी अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पनिशिंग द चाइल्ड, बिल्कुल नहीं। फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, ये सही है। किस पे फोकस कर? मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी हम जिस पर्पस से अधिगम का अभिकरणों का किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो लक्ष्यों पर जोर देकर। हमारा लक्ष्य जो है बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को जितना डीपली समझा सके, यानी अपने लक्ष्य पर फोकस करके हम उस पर कायम रह सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। ओके, 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी क्या है? हैज नो रिलेशन टू कंजनेशन, बिल्कुल रिलेशन है। किसने बोल दिया कि रिलेशन नहीं है? कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कंजनेशन, ये बिल्कुल सही है, नेगेटिव इंपैक्ट है। कैसा इंपैक्ट है? नेगेटिव। शेम क्या है? यानी शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? रोट मेमोराइजिंग ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये तो आपको ही पता होगा कि बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ा जाए, अगर उसको किसी न किसी चीज़ के साथ, उस कॉन्सेप्ट को किसी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया जाए, उसके साथ कोई रिलेशन मेंटेन कर दिया जाए, तो वो टॉपिक बहुत लंबे समय तक याद रखता है इंसान। बच्चे उस टॉपिक को बड़े लंबे समय तक याद रखते हैं। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जैसे किसी भी चीज़ को एक कहानी बना दिया जाए, किसी भी टॉपिक को या किसी भी पैराग्राफ को अगर एक कहानी बना के बच्चों के माइंड में बैठाया जाए, तो एज अ स्टोरी बच्चों के माइंड में लंबे समय तक रहती है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, यानी एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए? एरर को एनालाइज क्यों करना चाहिए? बार बार मतलब बच्चों को जो एरर कर रहे हैं उसको जांच क्यों करना चाहिए? शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, टीचर को बच्चों की कमियां या बच्चों की गलतियां क्यों बार बार एनालाइज करना चाहिए, क्यों बार बार जांचना चाहिए? क्यों? ताकि वो उसको पनिशमेंट दे सके। बिल्कुल गलत। मतलब पनिशमेंट देने का काम है क्या टीचर का? बस खाली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। क्या? कि अगर हमको पता चल जाएगा कि वो जो बच्चा है, वो जो विद्यार्थी है, वो जो स्टूडेंट है, किस चीज़ में यानी कहाँ पे आके गलती कर रहा है, किस चीज़ में गलती कर रहा है, तो हमको लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसको उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से समझा सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर पैदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको दूसरे कई तरीक़ों से उसको समझा सकते हैं, उसके एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है?
तो 23 क्या, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, बिल्कुल सही है। जब कनेक्शन बीच में नहीं होता, किसी भी इंफॉर्मेशन में बीच में कनेक्शन नहीं होता, तो पढ़ने में, बच्चों को सीखने में या पढ़ने में, समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चों को सीखने में बहुत कठिनाई होती है, यानी ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्या, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, अगर अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो सीखने में कठिनाई होती है। तो 23 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, यानी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है सर्वोत्तम अवस्था, हाई एरोजल हाई फेयर, यानी उच्च उत्तेजना उच्च भय, बिल्कुल नहीं, जितना ज्यादा उत्तेजना जितनी ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आता है, तो बिल्कुल नहीं। लो एरोजल हाई फियर, निम्न उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, बहुत कम एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, सीखने में एक्साइटमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, यानी मॉडरेट एरोजल, नॉर्मल उत्तेजना, बिल्कुल संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं है। अगर ऐसा है, डर नहीं हो और उत्तेजना भी हो नॉर्मल, तो बेस्ट होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, यानी अधिगम पर संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है, देखते हैं, हैव नो रोल टू प्ले, ऐसा किसने बोल दिया, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती ज्ञान की संरचना में, ऐसा किसने बोला कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। आर स्लोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट फॉर, अच्छा बच्चों की संरचना में पूरा मतलब बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल नहीं है, बच्चों वयस्क पर भी निर्भर नहीं। प्ले एन एक्टिव रोल, बिल्कुल बच्चों के ज्ञान संरचना में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, सक्रिय भूमिका, यानी ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज अ गुड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा युक्त है। तो पहला, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, योग्यता अटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो पहले ही गलत। तो आप कभी कभी इलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन 3 एकदम गलत है कि प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल गलत है। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, असफलता अनियंत्रित है, बिल्कुल गलत है, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। एबिलिटी इज फिक्स्ड, योग्यता अटल है, ये भी गलत है, अटल तो नहीं है एबिलिटी, फ्लैक्चुएट है, ठीक है, फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएट है। तो एबिलिटी इज इमोरेबल, यानी योग्यता सुधार है, यानी आप उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गलती किया तो उसको सुधार कर सकते हैं, आपके कम नंबर हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, आपके जो नंबर हैं उसको आप इंप्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवेबल है, क्या है, इम्प्रूवेबल, यानी योग्यता सुधार है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इंप्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समक्ष में बढ़ोतरी करने में सहायक है, क्या है, देखते हैं। हाँ, तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पैडागॉजी, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जरूरी नहीं है कि इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो सकें। फिर फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन, यानी फ्रीक्वेंट एग्जाम, बार बार परीक्षा देने से आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी बार बार परीक्षा देने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ये भी जरूरी नहीं। इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद, बिल्कुल जब तक आप अपनी बातों को अपने अध्यापक तक नहीं रखेंगे, आपका अध्यापक आपकी बातों को नहीं समझेगा, फिर आपको उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझाएगा, यानी इंक्वायरी नहीं होगी, दोनों के बीच में वार्तालाप नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी अन्वेषण एंड संवाद। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टेकिंग to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky, ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है,
कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव व्यग्यास्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची यानी कोई भी स्टूडेंट अगर खुद से बात करता है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते समय उसको खुद से रिलेट करता है, खुद से बात करता है, तो वो क्या दर्शाएगा। कंजेनिटिव इमेच्योरिटी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बिल्कुल नहीं। सेल्फ रेगुलेशन, बिल्कुल सही है। सेल्फ रेगुलेशन यानी वो खुद से बात कर रहा है, यानी खुद से समझने की कोशिश कर रहा है, खुद से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है, खुद से पूछ रहा है कि ये हो सकता है, हाँ ऐसा होगा, तो सेल्फ रेगुलेशन। स्वयं नियमन, इसका सही जवाब ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम, मूल्यांकन पद्धतियां का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का नामांकन करना, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, या योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएशन, ये तो बिल्कुल देखिए लेबलिंग तो हो नहीं सकता। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो पहचान करना। देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज, ये बिल्कुल नहीं है। यानी इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम यानी किसी भी बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करें। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब बोल सकते हैं कि जो कॉपीज वगैरह चेक करते हैं तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मूल्यांकन करते हैं हम लोग, जो नंबर देते हैं यानी ग्रेडिंग देते हैं, नंबर देते हैं, उस किस पर्पज से देते हैं, ताकि बच्चों को लेबल कर सकें कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बिल्कुल नहीं। कि बच्चों को प्राइज दे सकें, बिल्कुल नहीं। एक तो आप क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड रिलेट कर सकते हैं कि एक ग्रुप बन सके कि ये बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं, ये थोड़ा सा एवरेज हैं, ये वीक हैं, ऐसा तो ये थोड़ा रिलेट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मैच करेगा ऑप्शन 3, क्या, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, यानी उससे एटलीस्ट ये पता चले कि वो बच्चा अगर वीक है तो क्यों वीक है, उसको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक पे उसको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, किस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा थ्योरी नहीं समझ में आ रही है। ये इवेल्युएट करने के लिए हम इवेल्युएशन किया जाता है, ठीक है, मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। हेरिडिटी ओनली, इंडिविजुअल डिफरेंस सिर्फ हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं होता है, यानी केवल आनुवंशिकता पर इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होता है। फिर से आगे यहाँ पे केवल मैंने बोला था ओनली, टोटली, 100% कोई भी श्योर या 100% कोई भी गलत नहीं होता, इसलिए ओनली आया, फिर से गलत। इन्वायरमेंट ओनली, फिर से इन्वायरमेंट ओनली आया तो मैंने बोला पहले ही ऑप्शन को आप काट दीजिए। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इंटरप्ले, यानी हाँ दोनों, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? बच्चों के विकास या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरूपित, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये 1 से 30 क्वेश्चन खत्म हुआ, जो कि हमने पढ़ा 2019 का रियल क्वेश्चन पेपर सीटेट 2019, जो कि 2019 में हुआ था सीटेट का पेपर 1, उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम लोगों ने ख़त्म किया। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।